दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने न केवल लाखों लोगों की सोच बदली है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में मदद की है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे की समझ और फाइनेंशियल एजुकेशन को गहराई से जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं, एक अमीर डैड और दूसरा गरीब डैड। इन दोनों के विचार, निर्णय और आदतें किस तरह उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के 6 महत्वपूर्ण सबक, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें हम बताएंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फर्क क्या होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा क्यों जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच के दम पर कैसे अमीर बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सीखें कि आर्थिक सफलता के रास्ते पर कैसे बढ़ा जाए। चलिए, अब बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस प्रसिद्ध किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है। यह किताब न केवल धन, आर्थिक बुद्धिमत्ता और निवेश के बारे में महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सही मानसिकता कैसे हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है कि किसी व्यक्ति के दो पिता कैसे हो सकते हैं, लेकिन असल में उनके पास एक असली पिता थे, जिन्हें वह पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें वह रिच डैड कहते थे। उनके असली पिता यानी पुअर डैड बेहद शिक्षित थे, पीएचडी होल्डर थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में रहे और अंत में गरीबी में ही उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर उनके अमीर पिता यानी रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे काफी अमीर थे और उन्होंने खुद अपने दम पर अपार धन कमाया था। अब यह सवाल उठता है कि दोनों की सोच में इतना अंतर क्यों था। इसका उत्तर उनकी मानसिकता में छुपा था। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी शिक्षा लो, अच्छी नौकरी पाओ और जीवन भर मेहनत करके सुरक्षित भविष्य बनाओ, जबकि रिच डैड का मानना था कि असली आर्थिक सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा में है। वे चाहते थे कि रॉबर्ट खुद जोखिम उठाए, गलतियों से सीखे और अपनी समझ से पैसे कमाना सीखे। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे नंबर और नौकरी दिला सकती है, लेकिन असली दुनिया में सफल होने के लिए जिंदगी की पढ़ाई भी जरूरी है। स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, लेकिन पैसा कमाने और उसे सही तरीके से प्रबंधित करने की शिक्षा आमतौर पर नहीं देता। इसलिए रॉबर्ट ने यह फैसला किया कि वे केवल नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि धन की समझ विकसित करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, इस किताब से हम और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं और समझते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है और आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। पहला सबक कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इस लाइन को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो यह कहानी आपकी काफी मदद कर सकती है। तो होता ऐसा है कि एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी, तो वह एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करना शुरू कर देता था। गधा पूरी मेहनत से काम करता गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह उस गाजर तक पहुंच जाएगा। इस दौरान गधा मेहनत करता रहा, लेकिन कभी भी वह गाजर उसे नहीं मिल पाई। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह गाजर बस एक छलावा था। बहुत से लोग ठीक उसी गधे की तरह होते हैं। वे मेहनत करते रहते हैं, यह सोचकर कि एक दिन वे अमीर हो जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि पैसा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। हम अपने सपने के पीछे भागते जाते हैं, लेकिन कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाते। पैसे के लिए काम करने के बजाय हमें पैसे को खुद के लिए काम करने देना चाहिए। जब आप अमीर बनने की सोचते हैं, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम अमीर बनने की राह पर चलते हैं, वैसे ही हमारे भीतर डर और लालच भी बढ़ता है। यह डर और लालच हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ना रह जाएं, और फिर इसी डर से हम और भी ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं।
हमारे भीतर यह लालच इस तरह हावी हो जाता है कि हम उन सारी चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यह डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म नहीं होते। फिर हम और मेहनत करते हैं ताकि और पैसे कमा सकें, लेकिन जैसे जैसे हम कमाते हैं वैसे वैसे हमारा खर्च भी बढ़ने लगता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को अमीर डैड राइट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा यह होता है कि हम पैसे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, और यह एक ट्रैप बन जाता है। इसे समझना जरूरी है कि यह एक जाल है और हमें इस जाल से बचना चाहिए। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वही इस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करना चाहिए। अगर आपकी नौकरी लगी है तो काम पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पेचेक मिलेगा। यह पेचेक शायद आपके सारे बिल भरने के लिए मुश्किल से पर्याप्त होगा। यही कारण है कि यह एक महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढते हैं और फिर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन आप फिर भी पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि आप कभी भी असली अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आपकी जवाबदेही सिर्फ खुद के लिए है, न कि दूसरों के लिए। अगर आपको किसी समस्या का हल चाहिए तो खुद से पूछिए, क्योंकि उस समस्या का हल सिर्फ आपके पास ही हो सकता है। क्या आप सिर्फ इस वजह से काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन आप इसी तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही सोच आपको संतुष्ट कर देती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप हमेशा गरीबी में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम यह होगा कि आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और यही कदम हमें नाकामयाबी की ओर धकेलता है। बेशक हम सबके भीतर डर और चाहत की भावना होती है, और यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें इस हद तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम उलटे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम करें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचने की बजाय जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, आपको यह सोचना होगा कि क्या आप अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सोच छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस मुझे कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। अगर आपका बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है तो उसे दोष मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यही वह पहला सबक था जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने के लिए लगा दिया। उन्हें इस काम के बदले कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि वह अपने काम में पूरी तरह से दिलचस्पी लेने लगे। इस दौरान उनके दिमाग में कई नए बिजनेस आइडिया आए, जैसे कि कैसे पैसे को खुद के लिए काम करने दिया जाए। उन्होंने देखा कि स्टोर के क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वह रख लेती थी और बाकी का हिस्सा फेंक देती थी। फिर एक दिन डिस्ट्रीब्यूटर आया जो पुराने कॉमिक्स बुक के ऊपरी हिस्से को लेकर जाता था और बदले में नए कॉमिक्स बुक्स देता था। रॉबर्ट ने उससे पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने शर्त लगाई कि वह इन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। यह आइडिया रॉबर्ट के दिमाग में बिजनेस का नया रास्ता खोलने वाला साबित हुआ। उन्होंने उन पुरानी कॉमिक्स बुक्स को दोस्तों और बच्चों को किराए पर देना शुरू कर दिया। उन्होंने हर किताब का 10 सेंट किराया लिया, और वह किराया सिर्फ 2 घंटे के लिए था। इस तरह उन्होंने बिना किसी निवेश के अपनी पहली बिजनेस योजना शुरू की। इसी के साथ उन्होंने सीखा कि पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए, न कि खुद पैसे के लिए काम करना चाहिए। यह अमीर बनने की पहली सिखाई हुई राह थी। दूसरा सबक जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए, इसका मतलब यह है कि 1923 में शिकागो के एज वाटर बीच होटल में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया के बहुत से बड़े लीडर और अमीर बिजनेसमैन शामिल हुए थे। इसमें चार्ल्स शवाब, जो एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, और सैमुअल इंसुल, जो उस समय की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे,
जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके अलावा भी कई और बड़े बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। मगर इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीब हो गए और कुछ ने तो खुदकुशी तक कर ली। कई लोग तो मानसिक संतुलन भी खो बैठे थे। इसका कारण यह था कि ये लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे यह नहीं समझ पाए कि पैसा कमाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पैसे को सही तरीके से रखा और संभाला कैसे जाए। यहां पर असल मुद्दा यह है कि आप चाहे जितना पैसा कमा लें, लेकिन यदि आप उसे बनाए रखने का तरीका नहीं जानते, तो वह पैसा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है। अगर आपने यह कौशल सीख लिया, तो आप किसी भी कठिनाई से निपट सकते हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें, तो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रह सकते हैं और हो सकता है कि बुरा वक्त कभी आए ही नहीं। आपने देखा होगा कि लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोग कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से जीते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग फिर से पहले जैसे हालात में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बिना सही फाइनेंशियल लिटरेसी के पैसा मिलने के बावजूद लोग अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर नहीं बना पाते। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इन सवालों के जवाब में ज्यादातर लोगों को निराशा ही मिलती है। इसका सही जवाब यह है कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा और उसके बाद एक मजबूत नींव रखनी होगी। अगर आपको केवल एक छोटा सा घर बनाना है, तो एक साधारण 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालकर काम चल सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग बिना मजबूत नींव के एक बड़ी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर वह इमारत टूटने के लिए ही बनी होती है। रॉबर्ट की गरीब डैड चाहते थे कि वह खूब पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी पाएं, जबकि उनके अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना चाहते थे। असल में ज्यादातर स्कूल सिस्टम केवल घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत नींव नहीं। स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा और ज्ञान की अपनी अहमियत है, लेकिन असल जीवन में यही चीजें पर्याप्त नहीं हैं। अब तीसरा सबक, जो कि कहता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझें और हमेशा एसेट्स खरीदें। वैसे सुनने में यह बड़ी आसान सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को, यानी कि जिम्मेदारियों को, एसेट्स समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वह वही खरीदता है। अमीर डैड किस, यानी कि KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है साधारण रखें मूर्खों की तरह। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे एक मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज यानी कि अपनी जिम्मेदारियों और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना? मगर यहां पर मामला उल्टा है। यह असल में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब यह है कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम यानी कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी यह पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम इस बात को समझना चाहें, तो एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लीजिए आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वह लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती हैं। जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वह KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है
जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वह मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टगेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते। वह भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वह अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, $200 उसके जाने का किराया, $200 टैक्स और $300 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे वह और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वह एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वे हर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वह अपना लोन भी चुका लेते हैं। इसे कुछ यूं समझते हैं, आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो वह अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे और बाकी का $1 अपनी जेब में डालेंगे। तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है, अपना पैसा कैसे खर्च करें। सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1965 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वह बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वह अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वह बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ करके वह करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वह अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वह पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना कैरियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर से चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वह एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें तो यही लगेगा कि वह अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली हैं। उनके केंज फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही हैं। और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस राइट रेस में बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर के पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है, क्योंकि असल समस्या यह नहीं है कि हम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि जो कुछ हमारे पास है उसे सही तरीके से हैंडल कैसे करें। वैसे एक कहावत है जो यहां पर पूरी तरह लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पांव तो और खोदना छोड़ दो। ये बात उस समय सही साबित होती है जब हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। जीवन में बहुत से लोग अपने डर और संकोच के कारण सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। उदाहरण के लिए,
ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। वह इस बात से डरते हैं कि दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा सकते हैं या फिर उनके बारे में बुरा सोच सकते हैं। यह डर लोगों को सामाजिक रूप से अलग कर देता है और वे खुद को दूसरों से अलग करने से डरते हैं। लेकिन इस डर के बावजूद यदि हम खुद को अपनी असल ताकत को पहचानने का मौका दें तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पब्लिक स्पीकिंग से बचने का तरीका कभी भी सही नहीं होता। ऐसे लोग जो खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी बस औरों की तरह जीते रहते हैं। लेकिन जब आप खुद को समझते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तभी आप अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। हम अक्सर सुनते हैं कि लोन लीजिए, अब तो प्रमोशन हो गया है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, तो नया घर तो ले ही लो। इस तरह की बातें हमें कई बार सुनने को मिलती हैं और हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो सब कर रहे हैं वह जरूर सही होगा, क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर कोई गलती नहीं कर सकते, ऐसा हम मानते हैं। मगर वास्तविकता यह है कि यह सोच हमेशा गलत साबित होती है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानी लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप अपनी असली ताकत को देख सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो भी जवाब आपको मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास लोग खुद को पैसे का गुलाम बना लेते हैं और यही कारण है कि वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते। उदाहरण के लिए, 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाते थे जो वह अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के साथ रखते थे। यहाँ एक ऐसा अमीर डैड था जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वह अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं और उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिससे यह डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह हमेशा अपनी राह पर चला और उसने किसी के कहने पर अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बदला। यह इंसान उस मार्ग पर चल रहा था जहां उसे खुद को साबित करने के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी और इसके लिए उसे हर उस चीज को छोड़ना होगा जो उसे समाज और लोगों ने थोप दी थी। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो पुराने और परंपरागत तरीकों से बाहर निकलकर अपने रास्ते पर चलते हैं। इस तरह के लोग अक्सर उन मान्यताओं से परे होते हैं जो समाज ने निर्धारित की होती हैं। उनका विश्वास होता है कि दुनिया को अपनी सोच से बदलने की क्षमता उनके अंदर है और यही सोच उन्हें एक नई दिशा में ले जाती है। इस रास्ते पर चलने का परिणाम यह हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। उनकी टीचर्स जब भी कोई काम देती थीं, तो उन्हें हमेशा उस काम को स्कूल के निर्धारित नियमों और सांचों के हिसाब से करना होता था। यह नियमों का पालन उन्हें बहुत बोर और उबाऊ लगता था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस प्रकार की शिक्षा बच्चों की असली प्रतिभा को निखारने में नहीं, बल्कि उसे दबाने में मदद करती है। उनका मानना था कि इस तरह की शिक्षा बच्चों की क्रिएटिविटी को मार देती है और उन्हें सिर्फ एक मशीन का हिस्सा बना देती है, जो सिर्फ स्कूल के द्वारा निर्धारित किए गए रास्तों पर चलता है। टीचर्स द्वारा दिए गए कामों को सही तरीके से करने की अपेक्षाएं उनकी खुद की सोच से मेल नहीं खाती थीं और यही कारण था कि वे स्कूल की शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। उनकी यह सोच भी थी कि केवल अच्छे ग्रेड्स लाकर ही इंसान सफल और अमीर नहीं बन सकता। एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेहतरीन निवेश है, लेकिन रॉबर्ट का मानना था कि उनका घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि वह उसी घर पर हर महीने खर्च कर रहे थे और उसे बेचने पर भी कुछ खास हासिल नहीं हो रहा था। रॉबर्ट ये समझाना चाहते थे कि उनका घर उनकी मेहनत के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उनका मानना था कि घर एक एसेट नहीं, बल्कि एक लायबिलिटी बन चुका है। घर पर किए गए खर्चों का कोई फायदा नहीं हो रहा था और यह उन दोनों के लिए एक बोझ बन गया था।
रॉबर्ट ने अपने पिता को यह भी समझाया कि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में लोन चुकाने के चक्कर में फंस जाते हैं। लोग जिस घर को खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं और फिर एक और बड़ा घर ले लेते हैं। इस प्रकार वे लोन की जंजीरों में बंधे रहते हैं और उनके पास निवेश करने का कोई अवसर नहीं होता। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि यदि लोग अपनी सोच बदलें और एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका भविष्य कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके बाद रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स का उदाहरण आया, जिन्होंने एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि बड़ा और नया घर लेना एक अच्छा निवेश है, लेकिन जब उन्हें घर का प्रॉपर्टी टैक्स पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि वह निर्णय पूरी तरह से गलत था। उनका रिटायरमेंट बजट इतनी बड़ी टैक्स की रकम को नहीं झेल सकता था। इसके बाद रॉबर्ट ने यह सलाह दी कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं, उतने पैसे को किसी एसेट्स में निवेश किया जाए तो बेहतर होगा। एसेट्स के जरिए आपको लगातार पैसा मिलेगा और कुछ ही समय में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बिना किसी लोन के मनचाहा घर खरीद सकते हैं। यही कारण था कि अमीर लोग हमेशा ज्यादा अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वे एसेट्स में निवेश करते हैं। उनके पास जो पैसे होते हैं वे उन पैसे से और पैसे कमाते हैं और उनका खर्च उसी से निकल जाता है। वहीं मिडिल क्लास लोग केवल सैलरी के भरोसे रहते हैं और महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं। जब सैलरी आती है तो वह पूरी की पूरी उनके खर्चों में चली जाती है और फिर उनके पास निवेश करने का समय ही नहीं मिलता। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो उनके टैक्स और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे हमेशा एक दौड़ में लगे रहते हैं और कभी भी मिडिल क्लास से ऊपर नहीं उठ पाते। आजकल अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ गई है तो अब वे एक बड़ा घर ले सकते हैं। वे इसे अपने पैसों का सही इस्तेमाल मानते हैं, लेकिन अगर वे वह पैसा एसेट्स में निवेश करते हैं तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन यह सब नहीं हो पाता क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ नौकरी पर रहता है और वे खुद को उस जाल से बाहर नहीं निकाल पाते। इसीलिए सवाल यह है कि क्या होगा यदि वे अपना समय और पैसा सही जगह निवेश करें। अगर वे एसेट्स पर ध्यान दें और अपने खर्चों को एसेट्स के जरिए कवर करें तो एक दिन वे बिना किसी नौकरी के भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि उनके पास एसेट्स होंगे तो वे कभी भी किसी कर्ज के बोझ तले दबेंगे नहीं और उनकी जिंदगी में हमेशा पैसे की कमी नहीं होगी। अब चौथा सबक जो कहता है कि अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक की एक एमबीए क्लास में दी गई स्पीच के बारे में है। यह घटना 1947 की है, जब उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें साझा की थीं, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। उनकी यह स्पीच इतनी प्रभावशाली थी कि सुनने के बाद एमबीए क्लास के स्टूडेंट्स ने उनसे कुछ वक्त बिताकर उनसे और अधिक जानने की इच्छा जताई। इसके बाद रे क्रॉक उनके साथ बियर पीने के लिए गए। बातचीत के दौरान रे ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब यह बात तो सभी को मालूम थी कि वह हैमबर्गर बेचते थे, लेकिन उनके इस सवाल के बाद उन्होंने अपनी असल बात बताई। वह हंसते हुए बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है। उन्होंने कहा कि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है और जहां पर उनकी फ्रेंचाइजी होती है वहां उस जमीन को भी बेच दिया जाता है। इसका मतलब यह था कि मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी को सिर्फ हैमबर्गर बेचने के लिए नहीं, बल्कि उस जमीन को भी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे। इस प्रकार मैकडोनाल्ड का बिजनेस केवल फूड चेन का नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट बिजनेस भी था। यह वही सबक था जिसे अमीर डैड ने अपने बेटे रॉबर्ट को सिखाया था। अमीर डैड ने कहा था कि अक्सर लोग खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। वह टैक्स भरकर सरकार के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जिसमें वह नौकरी करते हैं, बैंक के लिए काम करते हैं और कई बार तो उन्हें अपनी नौकरी के दौरान इतना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है कि उनका खुद का विकास रुक जाता है। और यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारा शिक्षा प्रणाली ऐसा है कि वह हमें एम्प्लॉय बनने की शिक्षा देती है, न कि एम्प्लॉयर बनने की। हम जो पढ़ते हैं वही हम बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप डॉक्टर बनेंगे और यदि आपने मैथ्स पढ़ी है तो आप इंजीनियर बनेंगे। लेकिन असल मुसीबत तब आती है जब यह छात्र नौकरी और बिजनेस के बीच का फर्क समझ नहीं पाते। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है तो अक्सर लोग यह कहते हैं, मैं तो डॉक्टर हूं या मैं तो बैंकर हूं, जबकि यह उनका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। एक व्यक्ति को नौकरी के बजाय अपने काम को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को अपना बिजनेस मानते हैं तो वह केवल नौकरी नहीं रहती,
बल्कि वह एक सपना बन जाता है जो आपको अपनी जिंदगी में खुशहाली और सफलता दिलाता है। बहुत से लोगों को यह एहसास देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। वह जिसे एसेट समझते हैं, वह असल में कभी एसेट था ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कार खरीदी है, तो इससे जुड़े खर्चे जैसे इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और ईंधन उनकी लायबिलिटी बन जाते हैं। इसी तरह यह उन लोगों की मुसीबतें बढ़ाने लगता है जो इसे एक एसेट मान रहे थे। इसीलिए यह जरूरी है कि हम एसेट्स के बारे में ज्यादा सोचें, न कि हमारी इनकम के बारे में। हमेशा यह याद रखें कि संपत्ति, एसेट्स, वह होती है जो आपकी कमाई बढ़ाती है, न कि वह चीज जो केवल खर्च बढ़ाती है। यह विचार एक ऐसी समझदारी है जो हमें जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम अपने पैसों को इस तरह से निवेश करें जो हमारी रुचियों और जुनून से जुड़ा हो, ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकें और उस पर काम करने में मजा आ सके। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की रुचि रियल एस्टेट और स्टॉक्स में थी और उसने इन चीजों में निवेश करना शुरू किया। इसके अलावा हमें अपने पैसे को एक ऐसे तरीके से लगाना चाहिए कि वह हमें काम करने के बजाय हमारे लिए काम करे। यही असली संपत्ति का मतलब है। अगर आप अपनी पसंद की चीजों पर निवेश करते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। याद रखें कि अमीर और मिडिल क्लास लोगों की सोच में यही फर्क है। मिडिल क्लास लोग आते ही अपनी कमाई को लग्जरी सामानों पर खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और अंत में अपनी लग्जरी चीजों पर खर्च करते हैं। अब पांचवां सबक कहता है कि अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। यह बात अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में कही जा सकती है, जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था। जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो उन्होंने उसे पेटेंट करवा लिया था, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, उसे संभालने में उन्हें मुश्किलें आने लगीं। ऐसे में उन्होंने वेस्टर्न यूनियन कंपनी से संपर्क किया और उन्हें अपना पेटेंट और एक छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह पेशकश ठुकरा दी, क्योंकि उन्हें यह दाम बहुत ज्यादा लगे। उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी कंपनी और पेटेंट के लिए इतना ज्यादा पैसा देना समझदारी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। उसी पेटेंट के आधार पर बाद में AT&T जैसी बड़ी कंपनी का जन्म हुआ, जिसने न केवल टेलीफोन के व्यवसाय को फैलाया, बल्कि इसे एक नई दिशा दी। अगर उस वक्त वेस्टर्न यूनियन ने यह सौदा किया होता, तो शायद इतिहास अलग होता। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी मौके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आगे चलकर वही विचार या इन्वेंशन पूरी दुनिया को बदल देता है। रॉबर्ट, जो कि 1944 से प्रोफेशनल तौर पर लोगों को पढ़ा रहे हैं, ने एक महत्वपूर्ण बात जानी। उन्होंने पाया कि हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद हर इंसान में पोटेंशियल है। हाँ, यह सच है कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल को पहचानने में सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पहचानने में चूक जाते हैं। इसके बावजूद एक सबसे बड़ी बात जो हमें रोकती है, वह है खुद पर शक करना। यह सवाल हर इंसान के दिमाग में आता है, क्या मैं यह कर सकता हूं? यही संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब स्कूल छोड़ने के बाद हम जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि सिर्फ अच्छे ग्रेड्स या डिग्रियां ही हमें सफलता नहीं दिला सकती। सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे लोग भी आगे बढ़ते हैं जो बोल्ड होते हैं और जो जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं। यह सच है कि फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए हमें इसके बारे में गहरी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने फैसलों में साहस और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता होती है। बहुत से लोग पैसे के मामले में जोखिम नहीं लेना चाहते। वे चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के वे अमीर बन जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको जोखिम उठाने होंगे। यही सच है, क्योंकि आने वाले सालों में नई टेक्नोलॉजी और नए इन्वेंशन सामने आ सकते हैं, जिनका सही फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। रॉबर्ट ने यह भी समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी पुरानी सोच और मान्यताओं से बाहर नहीं निकल पाते। वे यही मानते रहते हैं कि वही तरीका सबसे सही है, लेकिन जब समय बदलता है, तो वही पुरानी सोच एक बड़ी समस्या बन जाती है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग नई टेक्नोलॉजी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जबकि वही टेक्नोलॉजी उन्हें फायदा पहुंचा सकती है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे वे किंच फ्लो कहते हैं। इस गेम का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और जीवन के सही रास्ते से कैसे बाहर निकला जा सकता है। गेम के दौरान एक औरत ने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था
कि उसने उस गेम में एक बड़ा कदम उठाया था। वह औरत बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसे बोर्ड जीतने पर एक बड़ी टैक्स रकम चुकानी होगी, तो उसकी खुशी खत्म हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बोट अब उसकी लाइफ में लायबिलिटी बन गई है, एसेट नहीं। उसे यह सब समझने में वक्त लगा। जब उसने अपनी गलती को समझा, तो उसने फोन करके बताया कि अब उसे गेम का आइडिया समझ में आ रहा था। वह अब अपने जीवन को इस गेम से जोड़कर देख पा रही थी। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हम भी अक्सर वही करते हैं। जब कोई बात हमें समझ में नहीं आती, तो हम गुस्से में आकर उसे दोषी ठहराते हैं। लेकिन हमें इस गुस्से के बजाय शांत दिमाग से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही तरीका हमें जीवन के हर खेल में जीतने की राह दिखाता है। बहुत से लोग किंच फ्लो गेम में जीतते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वे उस पैसे का क्या करें। यही उनकी पुरानी सोच का परिणाम होता है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा और जोखिम लेने की हिम्मत रखनी होगी। ये सच है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि वे समझ ही नहीं पाते कि यह एक असली अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, तो आप बगैर पैसे के क्या करेंगे? और अगर आपके पास पैसा है लेकिन मौके नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये सारे सवाल आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं। अक्सर लोग यही मानते हैं कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका सिर्फ खूब मेहनत करना है, लेकिन असल में यह बहुत सीमित सोच है। आपको यह सीखना होगा कि किस तरह अपने लिए मौका पैदा किया जाए, ना कि हमेशा इसके आने का इंतजार करते रहें। अमीर लोगों की सबसे खास बात यह है कि उन्हें यह समझ में आता है कि असली चीज पैसा नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना है। वे समझते हैं कि जो चीजें उन्हें चाहिए, उन्हें वे अपनी समझ और दिमाग का उपयोग करके हासिल कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा एसेट उनका दिमाग होता है, जो उन्हें सुपर रिच बना सकता है या फिर सुपर पुअर। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे इसका कैसे उपयोग करते हैं। जो लोग सफल होते हैं, उनके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए आपको यह सीखना पड़ेगा कि आप भी खुद के अंदर पैसे को बढ़ाने की इच्छा कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फीनिक्स के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वहां के लोग हर महीने केवल $16 बचाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि बुरे वक्त के लिए कुछ जमा हो सके। यह सोच कुछ हद तक सही थी, लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिरकार उस पैसे का क्या किया जाएगा जो आप लगातार जमा करते जाते हैं। क्या आप उसे सिर्फ रखें और बढ़ने का इंतजार करें? यह एक गलत तरीका है। इसके बजाय उस पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जो भविष्य में आपको अच्छा फायदा दे सकता था। अब बात करते हैं उस वक्त के एक उदाहरण की, जब एरिजोना और फीनिक्स के लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस दौरान कई इन्वेस्टर्स ने देखा कि लोग अपनी प्रॉपर्टियां सस्ते दामों में बेच रहे थे। ये एक बड़ा मौका था और बहुत से इन्वेस्टर्स ने इन प्रॉपर्टीज को खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी एक $75,000 की कीमत वाले घर को केवल $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने उस घर को केवल $60,000 में बेचने के लिए एक ऐड दिया। इसके बाद ग्राहकों की लाइन लग गई और उनका फोन लगातार बजता रहा। रॉबर्ट ने केवल 5 घंटे में यह $40,000 का मुनाफा कमा लिया। यह पैसा उनके एसेट कॉलम से उत्पन्न हुआ था और उन्होंने बिना किसी टैक्स के इसे अपनी इनकम कॉलम में जोड़ लिया। कुछ सालों के बाद उनका यह बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उनकी कंपनी ने बड़ी सफलता हासिल की। उनकी कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट डिनर ट्रिप और अन्य खर्चे सभी कवर हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन खर्चों पर टैक्स लगने से पहले ही उन्होंने उन्हें प्री टैक्स एक्सपेंस के रूप में खर्च कर लिया था। कुछ साल बाद वह घर जो पहले $60,000 में बिका था, अब उसकी कीमत $1,10,000 हो गई थी। रॉबर्ट ने यह साबित किया कि सही मौके का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर पैसा कमाया जा सकता है। आपको एक सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या सच में मेहनत करके पैसा कमाना ही सबसे सही तरीका है? अगर आप बचत करते हैं, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा और फिर उस पैसे पर केवल 5,000 इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद भी उस पर टैक्स लगेगा। इस स्थिति में क्या बेहतर नहीं होगा कि आप अपना पैसा और समय
अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग पर निवेश करें, क्योंकि यही आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बना सकता है। अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होंगे तो आपको किसी भी हालात के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी मंदी तो कभी तेजी होती रहती है। बाजार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। लेकिन इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा तैयार रहेंगे। आप जीवन में ऐसे मौके पाएंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फायदा उठा सकते हैं। दरअसल हमें दो तरह के इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। पहले वे जो पैकेज इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आसान और बिना किसी झंझट के होते हैं। दूसरे वे इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद अपने लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इन्हें हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वे इतना पैसा कमाते हैं जितना साधारण लोग नहीं कमा पाते। अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं तो आपको 3 खास स्किल्स सीखने की जरूरत है। पहली स्किल है ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो बाकी लोग नहीं ढूंढ पाते। आपका दिमाग वह देख सकता है जो दूसरों की आंखें नहीं देख पाती। दूसरी स्किल है जब पैसे की जरूरत हो तो पैसा बढ़ाइए। मिडिल क्लास लोग बैंक जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स खुद कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं होती। तीसरी स्किल है स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करना। स्मार्ट लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का चयन करना होगा। जीवन में रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभाल कर ही आप अमीर बन सकते हैं। और इसी के साथ आगे है छठा सबक, जो हमें यह सिखाता है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ कुछ नया सीखने के लिए काम करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल पैसा कमाने पर। इस संदर्भ में एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट पहले ही उस जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स पढ़ चुके थे और उसके लेखन के स्टाइल से बहुत प्रभावित थे। जब इंटरव्यू पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से कहा कि वह एक दिन एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी तरह फेमस होना चाहती हैं। इस पर रॉबर्ट ने उनसे पूछा, तो ऐसा क्या है जो आपको मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा कि उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है और वह फंसी हुई महसूस करती है। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उसे कोई सेल्स क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त पहले ही उन्हें यह ऑफर दे चुकी थी, लेकिन वह इसे छोटा काम मानती थी। हालांकि वह यह भूल गईं कि रॉबर्ट ने खुद कभी सेल्स स्कूल ज्वाइन किया था। इस बात का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि आपके पास कोई टैलेंट है जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट अकेला पर्याप्त नहीं होगा। आपको यह जानना होगा कि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए। जब तक आप यह नहीं जानते, तब तक आपका टैलेंट सिर्फ एक सपना बना रहेगा। अपनी कला को बेचने का तरीका सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को अपने काम में सफलता पाने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया और यह एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक बन गया। एक बड़ा फर्क जो अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था, वह यह था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। उनके लिए एक सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ थी। वहीं अमीर डैड हमेशा यह सोचते थे कि कैसे कुछ नया सीखा जाए, और उन्हें यह विश्वास था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा। इसके अलावा अगर हम स्कूल की शिक्षा की बात करें तो स्कूल हमें सिर्फ किसी एक खास चीज में महारत हासिल करने के लिए रिवॉर्ड करते हैं। इसका उदाहरण देखें, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं तो बाद में उन्हें किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करनी होती है, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और। इसका मतलब यह है कि एक छोटे से विषय में उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और यही उनका रिवॉर्ड होता है। लेकिन जीवन में अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करें और दुनिया की अलग अलग चीजों को देखें। इससे आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं, और यही नॉलेज आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इसीलिए अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते थे। रॉबर्ट ने हमेशा अपने पिता से यह सीखा था कि जीवन में असली सफलता पाने के लिए आपको कुछ अलग सीखने की आवश्यकता है। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी तो उनके गरीब लेकिन पढ़े लिखे पिता यह समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसा क्यों किया।
वे इससे बेहद निराश थे। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा था। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वह यह सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ा जाता है। वह जानना चाहते थे कि वर्कर्स की टीम को कैसे संभाला जाता है और किसी कंपनी को चलाना कितना कठिन होता है। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब छोड़ दी और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें यह नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी, बल्कि वह अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए यह कदम उठाना चाहते थे। वह इतने शर्मीले थे कि किसी को भी कुछ बेचने के विचार से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। अगर वह नाकाम हो जाते तो वह दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और अपने अमीर डैड की बातों को याद रखा। वह जानते थे कि 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क लेना ठीक है, क्योंकि इस उम्र में आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अक्सर एम्प्लॉय अपनी नौकरी छोड़ने से बचने के लिए सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों पर ध्यान देते हैं। वे जी जान से काम करते हैं ताकि वे नौकरी से निकाल न दिए जाएं। यही कारण है कि वे सिर्फ अपनी सैलरी और फायदे पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह सोच लंबे समय तक काम नहीं करती। इसीलिए आपको वह सब कुछ सीखना चाहिए जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप एक खास प्रोफेशन को चुन लें, क्योंकि यदि आपने एक बार अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी में बंद कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, यह था रॉबर्ट की कहानी और उनकी सीख, जो हमें यह बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिले। हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक, शिक्षाप्रद और गहरे ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।